हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जून के एमसीक्यू एनालिसिस के पार्ट 5 के साथ। और इसी के साथ बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो मैं सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली जाके सारे वीडियोज़ को देख सकें। और जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप लोग वापस जा सकते हैं रिवीजन करने वक़्त, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। इसके अलावा मैं मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसके जून मंथ और जुलाई मंथ दोनों ही लगभग हो चुकी है। तो मैं आप दोनों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों के वीडियोज़ को आप जाके देखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। कुछ डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द आपको उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ज़रूर लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम हमेशा करंट अफेयर, ये जो एमसीक्यू एनालिसिस है, ये करने से पहले मैप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के 2 मैप क्वेश्चन होंगे, जिसमें का पहला क्वेश्चन है ये, जो कि है बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर टेम्पल्स आर बीइंग रोप्ड इन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। मतलब टेम्पल्स जहाँ पे हम टर्टल्स को कंजर्व करें, क्योंकि देखा जा रहा है टर्टल्स का पॉपुलेशन धीरे अचानक घटते मैंने घटते जा रही है। तो उस सिचुएशन में क्योंकि टेम्पल्स, भगवान ऐसे सब, मतलब भगवान के प्रति सबके इतना श्रद्धा होती है कि वहां से अगर हम टेम्पल से किसी चीज को जोड़ देते हैं ना, तो उसका राइज ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं से तो हमें कुछ अच्छा करना है, तो चाहे वो रास्ता कोई भी हो। तो इसलिए असम में ये किया जा रहा है कि असम वो स्टेट है हमारे देश का, जहाँ पे टर्टल को ये करने के लिए वो मंदिरों का सहारा लिया जा रहा है। उसी तरह से उड़ीसा में भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और ये सब चीज लाया गया, जहाँ पे टर्टल्स की हम लोग टर्टल्स को कंजर्व कर सके। तो असम के ये जगह है, देख आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जिस तरह से एक पॉन्ड टाइप का है, और इस पॉन्ड में आपको टर्टल्स का मतलब एक तरह से वो चल रहा है कि ऐसा यहाँ पर सिचुएशन तक आ चुका है कि टर्टल्स ज्यादा हो गए हैं, और उनको जो जो अंडे देते हैं उसके लिए जगह उनको बाहर, मैंने उनको इतना पॉपुलेशन हो गया टर्टल का कंजर्वेशन करते करते कि एक अंडे देने के लिए जगह ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब असम से रिलेटेड कुछ, मतलब कोई भी स्टेट हम या कुछ एरिया को देखते हैं, तो कोशिश करिएगा उसको बेस मान के आप आसपास के जगहों को भी देख लें। तो जैसे असम, असम टोटल कितने स्टेट से टच करता है ये देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये जो सातों स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारे हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न के सातों स्टेट से टच करते हैं। सॉरी, सातों मतलब ये सातवां तो असम ही है, सातवां हो गया वेस्ट बंगाल। और उसके अलावा ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्री से भी टच करते हैं, जो कि है भूटान और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से ये थोड़ा यहाँ पर टच करता है, और बाकी सारा इस साइड से। तो इसलिए हम आसपास के जगहों को भी देखते रहेंगे, ताकि जितना ज़्यादा क्लियरिटी हो उतना बेहतर है। और शायद आप ये भी जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है, वो यहाँ से होते हुए डायरेक्ट इधर से होते हुए आते हैं। तो ये सब चीज़ को लेकर भी आपका कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर गोदावरी मैनग्रोव्स यानी मादा फॉरेस्ट, गोदावरी मैनग्रोव्स को मादा फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन से मतलब प्लेस में ये जो मादा फॉरेस्ट पाया जाते हैं, और मैनग्रोव्स स्पेशली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश, आंसर से पहले मैं ये बोलूँगा, ये है कौन सा स्टेट, ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 7 मेंबर कमेटी बनाया, जो कि फुलफिलमेंट कर सके सारे नॉर्म्स को, जो कि गोदावरी मैनग्रोव्स मतलब मादा फॉरेस्ट को बनाने के, मतलब अच्छे से कंजर्व करने के काम आ सके। और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये कहाँ, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया हुआ है। ठीक है, तब तो अच्छे से आपको और अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए गोदावरी मैनग्रोव को मतलब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया है, मतलब है, पाया जाता है। और सॉरी, ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये गोदावरी मैंग्रोव जिसके अंदर है, ये हमारे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स है। तो पहला कौन सा है? पहला हुआ सुंदरबन। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, वो हमारे भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। और दूसरा हो गया ये या तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलिए, या तो गोदावरी मैनग्रोव बोलिए। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, ये हो गया कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये हो गया गोदावरी नदी, और ये हो गया मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये पूरा एक्चुअली में ये जितने भी एरिया है, ये सारे मैनग्रोव फॉरेस्ट ही हैं। ठीक है। और उसके साथ ही आप अगर, ये आंध्र प्रदेश स्टेट है पूरा, जिसमें आप जो फेमस सिटी हो गया, वो हो गया आपको जैसे ये ताडेपल्लीगम है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा मंदिर, जो कि आप बहुत सारी जगहों में सुने भी होंगे राजा मंदिर से रिलेटेड।
तो बस ये हो गया मैप से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से बगल में गोदावरी नदी को वहाँ से क्रॉस करती है, और ये सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो गोदावरी फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जिनका नाम है। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो आप लोग अपने पेन पेपर अच्छे से ले लें या मोबाइल में रेडी रहें कि जैसे जैसे यहाँ क्वेश्चन होते जाए आप पॉज करके आंसर्स को भी देते जाएंगे, और लास्ट में आप अपने आप को जज करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपकी मर्जी है, और जिससे आप अपने आप को अच्छे से जज कर पाएंगे कि कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। आज ये इससे रिलेटेड न्यूज में काफी थी, शायद आपको याद भी होगा। पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। इट इज डिजाइन टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अलाउइंग ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 120 designated beneficiaries countries / territories। ठीक है, आगे बढ़ते। इन 2018 अराउंड $6.3 billion of Indian merchandise exports to the US were covered by GSP। ठीक है, वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। उसके बाद रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट issued a proclamation ending the trade benefits of India effective June 5, 2019। तो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट्स हो गए। और उसके मैंने अब जैसा पहले भी आपको कल बताया था कि स्टेटमेंट्स होते ही आप सबसे पहले देखिए कि क्या बोल रहा है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो ध्यान दिए। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। स्पेशली करेक्ट होने के बाद आप देखिए कि क्या पूछा जा रहा है स्टेटमेंट में, किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड या कुछ ऐसा करके काम कर सकते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं आंसर, और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसे पॉज करके टिक कर लीजिए आंसर। तो ऑप्शन होगा डी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और तीनों स्टेटमेंट सही है जिसका मतलब कि हाँ, ये सारा बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रोक्लेमेशन एंडिंग द ट्रेड बेनिफिट इफेक्टिंग जून 5 से, मतलब जून 5 से वो ट्रेड जो है उनको एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया और जैसे चाइना, ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, ये लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, फिर इनको क्यों इस तरह से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में दिया जा रहा है। ये सब वैसे ही वो अपने मन में लगा के रखे हुए थे। उसके तहत ही क्या हुआ कि इट इज, ये जो स्टेटमेंट था, डिजाइन टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अलाउइंग ड्यूटी फ्री, तो वो जो ड्यूटी फ्री था ये जीएसपी में दिया जाता था। और 2018 में देखा गया कि $6.3 बिलियन इंडियन मर्चेंडाइज ये एक्सपोर्ट किए हुए हैं। तो इनको और ज्यादा अखर गया कि इतना कैसे हो रहा है, इंडियन के पास इतना जा रहा है, वो भी जीएसपी के तहत। तो इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट ने जून 5 से इसको खत्म करवा दिया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाइट स्टेम बोरर समटाइम्स सीन इन न्यूज नॉर्मली अटैक विच क्रॉप, यानी अटैक विच क्रॉप, यानी एक तरह का ये वर्म है या कुछ इंसेक्ट्स है, पेस्टिसाइड है, जो कि क्रॉप्स को अटैक मतलब खराब करते हैं। तो क्या ऑप्शन है, शुगर केन, वीट, कॉफी, पैडी। चलिए देखते हैं, आप ऑप्शन जल्दी से टिक कर लीजिए। तो यह है कॉफी। क्यों कॉफी? कॉफी में मतलब व्हाइट स्टेम बोरर जो होता है वो जाइलोट्रिचस क्वाड्रेप्स, जो मैंने इसका एक दूसरा नाम है ये जो व्हाइट स्टेम बोरर का। और ये उसकी ये मतलब क्या बोल रहा है कि इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ अराबिका कॉफी, जो कि हमारे इंडिया में काफी फेमस है अराबिका कॉफी। और कॉजिंग करता है, क्या करता है, 40% लॉस। ये तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा लॉस हुआ। 40% लॉस करता है कॉफी ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया। तो और उसके अलावा ये जो होता है ये कैसा होता है, ये ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड का होता है। ये जो व्हाइट स्टेम दिया हुआ है तो आप इसको व्हाइट कलर मत समझ लीजिएगा, ये ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड बीटल होते हैं, जो कि 2 सेंटीमीटर के साइज के होंगे। ठीक है, बस इसे बेसिक बेसिक चीज आपको जानना है। आपको कुछ रॉकेट साइंस या बायोलॉजिकल टर्म्स एकदम आपको नहीं इसका जानना है कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब चीज भी पढ़ लेते हैं। जैसे बेसिक चीज जो भी होते हैं, जो एज अ एस्पिरेंट, एज अ आईएएस या एज अ आईपीएस, जो भी आप सिविल सर्वेंट हैं, उसके तौर पे आपको एज अ बेसिक बेसिक जो भी जानकारी होनी चाहिए वो आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 7 समिट चैलेंज। ये 7 समिट चैलेंज शायद आप सुने होंगे न्यूज में, तो चलिए उनके बारे में स्टेटमेंट्स कुछ देख लेते हैं। 7 summits are the highest mountains of which of the 7 continents? ठीक है, Aconcagua is one of the highest mountains located in South America। ओके, देख लेते हैं। Denali Mountains are located in Alaska। चलो बहुत अच्छा बात है। चलिए देखते हैं अब क्या क्या बात है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस को लेकर दिया हुआ है। तो इसमें तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जो 7 समिट है ये हाईएस्ट माउंटेन के लिए है। उसके अलावा इससे जो फर्स्ट टाइम जो ये सातों के सातों हाईएस्ट माउंटेन अचीव किए थे वो थे रिचर्ड बैस, जो कि 30 अप्रैल 1985, यानी काफी टाइम पहले इसे ये सातों के सातों माउंटेन को किसी ने, रिचर्ड बैस जी ने क्लाइम कर लिया था। उसके अलावा जो देनाली माउंटेन ये क्या अलास्का में है?
हाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में। ये देनाली है, ये अलास्का हो गया। ये अलास्का पहले रशिया के मतलब सोवियत यूनियन के पास आया करता था, पर यूएसए ने इसे खरीद लिया अपने। और तो ये तभी से ये यूएसए ये जो अलास्का एरिया है ये यूएसए का पार्ट है। बीच में कनाडा आ जाती है, और फिर यहाँ पे ये एरिया है यूएसए, नीचे मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, और नीचे नीचे लैटिन अमेरिका कंट्रीज, इधर हो गया साउथ अमेरिका। तो एकोंगुआ क्या हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का? तो हाँ, ये रहा एकोंगुआ, ये साउथ अमेरिका है, इसका हाईएस्ट माउंटेन है ये। किलिमंजारो, ये हो गया अफ्रीका का हाईएस्ट। एल्बरुज, ये हो गया यूरोप का। एवरेस्ट अपना तो है ही, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। और पंकज जया, ये हो गया आपका न्यूजीलैंड में। तो मतलब इस तरह से आपको सारे 7 जो समिट्स हैं, अगर कोई आप हमारे दोस्त में से कोई अगर चाहते हैं कि समिट से क्लाइम करना, तो बेशक जा सकते हैं। ये सब भी बहुत बड़ा एडवेंचरस चीज होता है कि बहुत कम ही लोग इसके बारे में कुछ सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस समटाइम्स इन न्यूज इज बॉट आउट बाय, मतलब ये जो ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस है, ये कौन लेके आता है? तो क्या ये यूएनसीटीएडी लेके आते हैं, या ओईडी लेके आते हैं, या आईएमएफ, या वर्ल्ड बैंक? ये आंसर देख लेते हैं। ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिया जाता है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस। ये फिंडेक्स डेटाबेस क्या हुआ, मतलब ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, जो कि दिखाता है कि एडल्ट कि मतलब कैसे एडल्ट अपना मतलब सेव करता है, बोरो करता है, मेक पेमेंट्स करता है, मैनेजिंग रिस्क, मतलब कैसे कोई एडल्ट, ये डेटा के हिसाब से एक कोई एडल्ट कैसे अपना पॉकेट मनी को या सैलरी को सेव करता है, या उसको कितना वो लोन लेता है, कितना वो उधार लेता है, कैसे वो खर्च करता है, कितना रिस्क में वो चलते रहता है, कि 10,000 उसका सैलरी है, 20,000 लोन लेके रखा हुआ है। तो ये सब चीज को डेटा को वो मतलब एक तरह से ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस के तौर पे निकाला जाता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक लॉन्च दिस इनिशिएटिव विद फाइंडिंग फ्रॉम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मतलब आप तो जानते होंगे कि ये जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है, और इन्होंने ही लास्ट ईयर मोदी जी को एक अवार्ड भी दिया था। उस अवार्ड का नाम आप हमें जल्द से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और उसके अलावा ये मैं बता दूं कि ये जो डेटा है ये हर 3 साल में जाता है, और 2011 से इसको रेगुलर निकाला जा रहा है हर 3 साल में। तो 3 साल को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, मे भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि ये ऐसा बोल दे कि हर साल निकाला जाता है 2011 से, तो उस जगह आप कंफ्यूज खा जाएंगे। तो जब से हमने वर्ल्ड कप जीता है, आप ये ध्यान में रखिए, जब से हमने 50-50 वर्ल्ड कप धोनी के द्वारा जो जिताया गया है, उसके बाद से हर 3 साल बाद हम ये जो डेटाबेस है निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। आप शायद इससे शायद रूबरू होंगे, फिर भी हम जान लेते हैं क्या है। और इससे पहले हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। कि बीआरओ contributes to the social economy development of the border states. Okay. Second statement, they successfully completed construction of the Delaram Jarang highway in Afghanistan in 2008। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 2008 का करंट अफेयर्स पूछ दिया आपको यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा बहुत मिसकंसेप्शन रखते हैं जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे हैं। मे भी हो सकता है ये 2007 या 9 कभी भी हुआ हो, ऐसा कुछ बात नहीं है कि उस समय का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। बस अभी कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि अफगानिस्तान और वहाँ के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, जिसकी वजह से हम इसे जान रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ये इसलिए ये क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो देखते हैं आगे क्या। थर्ड स्टेटमेंट है, बीआरओ वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडियन आर्मी इन केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट देख लिए। अब देखते हैं कितना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, और इसलिए ये जो फाउंडिंग मतलब फंक्शनिंग जो इसका होता है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होता है 2015 से। पहले ये क्या था, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं था, पर 2015 के बाद से इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता था, और वो भी गलत या सही कुछ दिया जा सकता था कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ आपको मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में रखा गया है, ऐसा कुछ भी दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दे दिया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है 2015 से। और बीआरओ जो है रोड कंस्ट्रक्शन करता है, कनेक्टिव जो डिफिकल्ट जो भी बॉर्डर एरियाज जो भी होंगे ना, जैसे राजस्थान साइड या जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स के बॉर्डर जो होते हैं, तो वो सारे एरिया को में ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसके अलावा जो क्या हो बीआरओ के रोल होते हैं, तो ये जो पीस के मामले में अगर देखा जाए तो डेवलप और मेंटेन करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके अलावा ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि इस फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया था,
उसके अलावा हाँ, ये डेलेराम जो जगरंग हाईवे है यहाँ 2008 में किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2008 का करंट अफेयर्स है, ये बस इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हम अफगानिस्तान में बहुत सारे मतलब अपना वहाँ पे शिपमेंट करने के लिए भाया चावर पोर्ट से हम लोग बहुत कुछ वहाँ डेवलप कर रहे हैं। हाल ही में हमने अफगानिस्तान के लिए पार्लियामेंट भी बनाया है। तो ये सब चीज़ जो इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो उसी से एक बेसिक भी जो क्वेश्चन उठती है, क्या पहले भी हम किए थे क्या, या हम लोग इससे 8 साल 10 साल पहले भी हम कुछ किए थे क्या? तो हाँ, जरूर किए थे। उस वक्त भी 2008 में हमने ये हाईवे बनाया था अफगानिस्तान के लिए, और वो बीआरओ के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा जब ये आर्मी के साथ मिलके नेचुरल डिसास्टर्स के समय काम करती है। ठीक है, अगर कुछ नेचुरल डिसास्टर या कुछ लैंडस्लाइड अगर हो जाती है किसी हिली एरियाज में, तब बीआरओ आर्मी के साथ मिलके इस डिसास्टर्स को मतलब हटाने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट रहा पिछले 2 सालों से। ये टॉपिक बहुत ही न्यूज़ में और मीडिया में बहुत सारे इधर उधर चलते जा रहे हैं। आप जो भी मैगजीन्स उठा लें उसमें आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिलेगा ही। तो जानते हैं इसके इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं, और उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करते हुए आपको और थोड़े अच्छे से समझा पाएंगे। तो इट इज़ अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर इन तेलंगाना। तो ये तेलंगाना और गोदावरी रिवर, ये सब चीज़ आपको अगर पता होगा तो आपको इजीली बोल पाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसके बाद बोला जा रहा है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आपको अगर इंफॉर्मेशन होगी, इसका कॉन्सेप्ट होगा, तो आप इजीली इसको सही या गलत कर पाएंगे। कालेश्वर प्रोजेक्ट इज एन ऑफशूट ऑफ द ओरिजिनल प्राणहिता चावेला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हम देख लिए, आप अपना ऑप्शन सही कर लीजिए। और यहाँ देख रहे हैं ये करेक्ट ही पूछा गया है, इनकरेक्ट है नहीं। तो देखते हैं। और ये जो चारों ऑप्शन मतलब दिए हुए हैं, अगर आपको कोई एक भी अगर पता हो जाए कि ये स्टेटमेंट गलत है, तब तो आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। पर अगर आपको एक में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और दूसरा तुगरम को खोजना पड़ेगा। चलिए आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ये सही है, और तीनों के स्टेटमेंट जो वैलिड किया गया है कि ये वाकई में तेलंगाना में गोदावरी रिवर के पास बनाया गया है। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन किया गोदावरी रिवर के मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड, और यहाँ पे वो तो था उसका मतलब गोदावरी मैंग्रोव से रिलेटेड। यहाँ पे गोदावरी रिवर में ही क्या आ रहा है कि कैसे एक लिफ्ट इरिगेशन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहाँ पे, तो तेलंगाना में। उसके बाद ये क्या ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और ये वाकई में ये ओरिजिनली इसका नाम ये था स्कीम के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तौर पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एकाम्बरनाथ टेम्पल। ठीक है, तो एकाम्बरनाथ टेम्पल जो होता है वो क्या स्टेटमेंट जो दिया है उसके हिसाब से हम आगे जज करेंगे। तो ये क्या हिंदू टेम्पल है जो कि विष्णु के लिए डिएटी है। ओके, इट इज लोकेटेड इन द टाउन कांचीपुरम इन तमिलनाडु। के देख लेते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर इज ऑफ द्रविडियन स्टाइल। ओके, तीनों स्टेटमेंट देख लिए। अब उसके बाद आप टिक कर लीजिए, और यहाँ पे ये करेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सी होगा आंसर, जिसका मतलब ये तीन गलत है। आप खुद ही देखिए, ऐसा कुछ डायरेक्टली दे रहा है, आपको निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे गलत इसलिए कर बैठेंगे कि ये विष्णु दिया हुआ है, यहाँ पे शिवा है। और साउथ इंडियन में मैक्सिमम टेम्पल्स आपको शिवा से रिलेटेड ही मिलेंगे। बहुत लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो साउथ इंडियन में, वो लोग शिव जी को बहुत मानते हैं। तो और कह रहे हैं कि ये जो 14th सेंचुरी आइडल फाउंड इनसाइड टेम्पल इन कांचीपुरम, तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु में, ये सही बात है। उसके अलावा ये जो टेम्पल है, ये जो शिवा डीटी को मतलब डेडिकेट करते हैं। तो उसके अलावा इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो द्राविडियन है, और ये टेम्पल को जो बनाया गया है वो पल्लवा और चोला किंग्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गए साल ही 2019 में इलेक्शन हुई है, और वहाँ पे स्पीकर से रिलेटेड बहुत सारे इसलिए क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि वो जो इलेक्शन के बाद का जो प्रोसीड्यूर सब होता है वो उनके द्वारा ही किया जाता है, और एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत बड़ा बहुत टफ जॉब होता है उनका, जो इसलिए हम अभी देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्यों इतना उठ गया। तो पहला स्टेटमेंट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैव द ऑफिस जस्ट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी वर्क डायरेक्टली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द स्पीकर।
ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है इन द केस स्पीकर डिसाइड सम बिल एज अ मनी बिल द डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज। ये कैन नॉट बी वगैरह ये सब जो उसको अच्छे से देखिए, भले ही वो स्टेटमेंट सही हो या गलत हो, आप उसको जरूर वहां पर उसको दिमाग में लेके रखिए साइड से। उसके बाद जैसे ही ये तीनों स्टूडेंट या सारे स्टेटमेंट जो भी दिए हो उसको पढ़ने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये करेक्ट इनकरेक्ट देख लेंगे क्या है। वो होने के बाद सारे स्टेटमेंट देख लिए, अगर एक भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट पता चल जाए वो गलत है तब तो आप कैंसिल आउट कर लेंगे जिस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। बट अगर नहीं, अगर पता है, कंफर्म नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दिया जा रहा है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। कैसे गलत है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा लीव द ऑफिस जस्ट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज नॉट लीव। क्यों? क्योंकि उनका वो कब लीव करते हैं तब, तो वो ही कंटिन्यूज टू बी इन द ऑफिस टिल द न्यू, जब तक कि नया इलेक्शन मतलब जो नया असेंबली ना आ जाए और नया स्पीकर कोई मतलब को वो मतलब फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए कोई और नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हुआ, तब तक वो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा हाँ सही बात है, जो जितनी भी एडवाइजरी कमेटी रूल कमेटी जो होते हैं उनको चेयर स्पीकर ही करते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, और अगर वो किसी भी बिल को मनी बिल डिसाइड करते हैं तो उसका हक किसी के पास नहीं है कि वो जाके चैलेंज कर सके कि ये डिसीजन सही नहीं लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये क्या जा रहा है पर्टिकुलर इन 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated to identify the most vulnerable tribal group as separate category called PVTGs, मतलब वही among the 75 listed PVTGs the highest number are found in Odisha। तो ये क्या सही है या गलत देख लेते हैं। PVTG community are entitled to the habitat rights under the Forest Act 2006। तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिया और यहाँ पे ये करेक्ट भी पूछ रहा है। तो ये सारा होने के बाद हम बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ, आप भी अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो क्या जा रहा है ऑप्शन डी, यानी फिर से ये स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1950 नहीं था, ये 1900 सॉरी मैं कहाँ चला गया, ये 1953 नहीं था, ये 1956 है, 1975 है। ठीक है, तो PVTGs आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, और आपको ये इससे पता चल रहा है जी पार्टिकुलरली वल्नरेबल है, तो इसलिए PVTG बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ट्राइबल ग्रुप्स में। और 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था इस ट्राइबल ग्रुप्स को एज अ सेपरेट देने का, जो भी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, और डिक्लेयर किया था 52 ऐसा ग्रुप, जो कि 93 में किया था उन्होंने। ठीक है, पर आगे जाके 23 ग्रुप को और ऐड किया गया जिससे टोटल हो गया 75। तो अभी एट प्रेजेंट 75 है। उसके अलावा जो PVTGs होता है वो 705 ST में होते हैं, और जो कि 18 स्टेट में स्प्रेड किए हुए हैं। जो PVTGs हैं वो 75 हैं, और टोटल STs कितने हैं कैटेगरी के? 705, जिसमें 75 बहुत ही वल्नरेबल है। और ये सारे जितने भी हैं ये 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान में फैले हुए हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। उसके अलावा जो ये जितने भी 75 PVTGs हैं उनका हाईएस्ट नंबर है उड़ीसा में, जैसा आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही भी हुआ। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे 13 वल्नरेबल है, यहाँ पे 12 वल्नरेबल है। और ये उड़ीसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था किसी एग्जाम में, मुझे अभी ठीक से ख्याल नहीं है, पर ये आया हुआ है एग्जाम में। उसके अलावा एक और एडिशनल स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रोसेस कर दिया है ह्यूमन राइट्स फॉर अबूझ मरियास। ये अबूझ मरियास क्या है? एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप है, क्योंकि अबूझ मरियास एक PVTG कम्युनिटी है, दे आर एंटाइटल्ड टू बी हैबिटेट राइट अंडर FRA, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, और हाँ ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ही आया गया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Consider the following statements regarding leader of the opposition in either house of the parliament of India। either house मतलब दोनों हाउस में लीडर ऑफ जो अपोजिशन है उससे रिलेटेड हम दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो सही है या गलत वो हमें बताना है। तो ये देखिए ये करेक्ट ही पूछा हुआ, पहले ही मैं आपको बता दिया, और यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जिसमें आप कैंसिल आउट कर सके, तो आपको पूरी तरह से इस लीडर मतलब ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं ना इसमें कैंसिल आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब बढ़ते आगे। The position of leader of the opposition
received statutory recognition through the salary and allowances of leaders of opposition in Parliament Act 1977। ये चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था जून के करंट अफेयर एनालिसिस में। अगर जो लोग देखे हुए हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का काम है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। When no party in the Lok Sabha has secured required seats to form a opposition party and to designate a leader of opposition, the matter is then decided by the President of India। ये सही है या गलत ये आपको बताना है। अगर आप पढ़े हुए तब तो अभी के जस्ट 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको इसका आंसर देने में। बढ़ते हैं अगले, तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ये ऑप्शन ए यानी एक पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो बात ही कहीं नहीं उठ रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं। To claim the status of official opposition in either house of a party has to accord 55 seats यानी 10% of seats in लोक सभा और 25 यानी 10%, मतलब मिनिमम 10% सीट्स आपके पास होना चाहिए किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को, ताकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी दोनों हाउस में बन सके। तो राज्यसभा में 25 मतलब 25 सीट होना चाहिए और लोकसभा में 55। ठीक है, उसके अलावा इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है इस एक्ट के तहत। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी वो होते हैं जिनको किसी एक्ट से पावर मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एज पर द ये जो एक्ट है इसके तहत मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द हाउसेस, मतलब जो भी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगा इज डिसाइडेड बाय द हेड्स ऑफ द हाउसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज मतलब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं 3 स्टेटमेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एज पार्ट एज ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या होगा एक बार थोड़ा देख लीजिए, आपको शायद उससे रिलेटेड क्या क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो थोड़ा देखिए, तब आपको इसमें इस क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियरिटी आपको दिखने लगेंगी। सेकंड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी dispute with respect to the use, distribution and control of waters of any interstate river and river valley। चलिए देख लेते हैं। Development of interstate rivers, water supplies, irrigation and canals come under the union list। चलो ये भी सही बात है, देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। तो ये तीनों हो गए और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा गया। यहाँ पे अगर आपको एक भी स्टेटमेंट अगर अच्छे से पता है तो इजीली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और अपना ऑप्शन सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी जो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है ये गलत है क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ये स्टेट लिस्ट में होगा। तो क्या है पढ़ते हैं, राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज इज पार्ट ऑफ 21। मतलब आपका ये राइट है आर्टिकल 21 के तहत कि आपको फ्री वाटर, फ्री एयर, वो भी मतलब पोल्यूशन फ्री आपको मिल सके, मतलब जिससे आप वो भी इंडस्ट्रीज और हैजार्डस इंडस्ट्रीज से आर्टिकल 21 के तहत ये आपका राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा while water supplies, irrigation and canals drainage and embankments and storage fall in state list ना कि union list जैसा मैंने आपको बताया। और issues like development of interstate rivers come under the, अगर यदि मतलब इंटरस्टेट रिवर्स में अगर यदि आपको डेवलपमेंट करवाना है तब तो वो आएगा यूनियन, क्योंकि कोई तो एक जन होना चाहिए जो आप दो स्टेट्स को अच्छे से गाइड करें। ठीक है ना। और उस ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक में। वो हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज और क्राइटेरिया मस्ट सेटिस्फाइड टू क्वालिफाई ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो कि अभी हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के द्वारा मांग हो रही है, तो इसलिए आप ये टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा। और अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप और गूगल कर लीजिए। उसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर आपको चाहिए किसी स्टेट को, तो ये चारों स्टेटस अगर हो तो हम मतलब पार्लियामेंट इसके बारे में सोचेंगे और देने का प्रस्ताव आप मतलब आगे पास कर सकते हैं। जैसे उनका इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए, हिली या डिफिकल्ट टेरेन में होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होना चाहिए और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस होना चाहिए। तो ये क्या ये चारों स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको मतलब देखिए करेक्ट आंसर बोला है तो उसकी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बढ़ते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन की तरफ।
तो ये 1, 2 और 4 तो सही है, पर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं चाहिए भाई। पॉपुलेशन डेंसिटी लेके हम आपको स्पेशल स्टेटस कैसे दे देंगे? आप पॉपुलेशन पहले डिक्रीज करिए। आप पॉपुलेशन को लेके इसमें कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का, क्योंकि वो उनको मिलेगा जो हिली एरिया में है, डिफिकल्ट टेरेन में है, जहाँ पे उनके लिए कोई उपजाऊ जमीन नहीं है, उनको हम देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। फिर उनके पास इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, नॉन वायबल, मतलब नेचर का उतना उस तरह से नहीं है कि वो स्टेट फाइनेंस करवा सके, मतलब स्टेट में फाइनेंशियल कुछ हो ही नहीं पा रहा है जिस तरह का उनका नेचर है। तो जैसे हिली एरियाज या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सब चीज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। तो ये सब इसी वजह से दिया हुआ कि ये तीनों के तीनों फुलफिल कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन होगा जिनका ज़्यादा उनको स्पेशल कैटेगरी देंगे। स्पेशल कैटेगरी का मतलब हुआ इसलिए कि जैसे आप किसी स्टेट्स को, उनके पास उतने कुछ नहीं है, तो सेंट्रल के द्वारा ग्रांट इन एड के तौर पे जो फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आप मतलब सेंट्रल की तरफ से ग्रांट जाता है और बहुत सारी चीज़ों में छूट भी दिया जाता है। और तो इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का बोलिए बहुत सारे स्टेट्स मांग में है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सॉरी, अगले क्वेश्चन में मैं बार बार टॉपिक बोल दे रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एफएटीएफ से रिलेटेड आपने अच्छे से सुना होगा। जिस वक्त जब पुलवामा अटैक वगैरह ये सब हुई थी, तब एफएटीएफ हमेशा बार बार बीच में ये टॉपिक आ जाया करता था और बहुत लोगों पे सोचने पे मजबूर करता था आखिर ये है क्या। तो ये क्या है जो एफएटीएफ है, स्टेटमेंट में आगे पहले देख लेता हूँ, बाद में मैं इसको एफएटीएफ को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एफएटीएफ क्या है, इसको इनको एस्टेब्लिश किया गया था G7 समिट, जो कि पेरिस में 1989 में हुआ था। तो ये सही है गलत ये पहचानना है। ये क्या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, चलिए देख लेते हैं। इफ कंट्री इज प्लेस्ड इन ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ, इट वुड बिकम इजियर टू टैप इंटरनेशनल लॉज फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत, ये भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट्स आप सबसे पहले खोज लीजिए। की पॉइंट्स में हो गया इंटर गवर्नमेंटल, यह है क्या इंटर गवर्नमेंटल है कि नहीं, was stabilized in G7 summit that was held in Paris in 1989। तो ये भी एक तरह से कीवर्ड हो गया। उसके अलावा बिकम ईजियर, ये सब हो गया इस क्वेश्चन का कीवर्ड, जिसमें आपको पता करना होगा कि इसमें से कौन सा सही है किसमें गलत है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें क्या 1 2, यानी ये ईजियर वाला, ये दोनों तो सही है, इंटर गवर्नमेंटल भी है 1989 वाला भी है, बट ये ईजियर नहीं है, ये ईजियर नहीं है। ये क्या हो गया, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये स्टेबलाइज किया गया था 1989 में G7 समिट के द्वारा। और ये इनिशियली टू एग्जामिन डेवलप एंड मेजर कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए ये बनाया गया था। और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसे 2001 में एफएटीएफ का एक्सटेंड करके मतलब मैंडेट कर दिया था कि इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें मैंडेट कर दिया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। उसके अलावा ये भी बताया है कि इफ अगर कंट्री को ग्रे लिस्ट में दिया जाए तो वो इजियर नहीं, वो हार्डर टू टैप इंटरनेशनल लोन्स। अगर आप किसी कंट्री जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, तब वो किसी दूसरे कंट्री से लोन लेने में उनको बहुत दिक्कतें होंगी और इजिली कोई और कंट्री उनके साथ बिजनेस भी नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए ग्रे लिस्ट में होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी, जिसके बारे में आप सुने होंगे रिसेंटली बैंगलोर के बहुत सारे जगह में, बहुत सारे एमपी के में ये छापा मारा गया, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे छापा मारा गया। तो ये बहुत ही मतलब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे गवर्नमेंट, मतलब हमारे सरकार और हमारे कंट्री के लिए। तो स्टेटमेंट क्या क्या है ये देख लेते हैं। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ 2 स्पेशल फिस्कल लॉज। क्या क्या, एफईएमए फेमा जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट goes back to 1st May 1956 when an enforcement unit was formed in Department of Economic Affairs। चलिए ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, देख लेंगे सही है गलत। एट प्रेजेंट ईडी वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट में जब आप जा रहे हैं तो आपके लिए कीवर्ड्स क्या क्या हो गए कि एक तो ये जो दोनों फेमा और पीएमएलए है। चलिए, उसके अलावा ये जो ईयर दिया हुआ है 1956 का, ये भी एक कीवर्ड की मतलब जो पॉइंट एरिया लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सही है या गलत है, पर इसी से ही होगा। उसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो तीनों स्टेटमेंट जो तीन तीन पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट ही कुछ बोलना चाह रहे हैं कि कौन सा सही है कौन गलत है और आपको बस पकड़ना है। तो बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन और आंसर की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ।
तो जैसा मैंने बोला था कि ये दोनों तो फिर से सही है, 1956 होगा, यहाँ पे फेमा और पीएमएल है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है। क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जो ईडी है, इनको ईडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, एमएचए के अंदर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयुष्मान भारत। मैंने इससे रिलेटेड आपको कल भी एनालिसिस में, करंट अफेयर एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो आप देखते हैं कितना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, कैसे देख लेते हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई के में हम कुछ स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद आपको बताना सही है या गलत है। तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैविंग सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत मिशन एंकर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू इंश्योर दैट nobody is left out, especially women, children and elderly, there will be no cap on family size and age in scheme. ठीक है, beneficiary owing a refrigerator and landline phone are excluded from the scheme. तो ये तीनों स्टेटमेंट देखने के बाद अब हम लोग को खोजना है कि ये किससे रिलेटेड है। पहला तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसी से है। ये सोशल, ये भी हो सकता है सोशल एंड एम्पावरमेंट, मतलब सोशल जो डिजेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं उन, वो भी हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जैसे सेकंड स्टेटमेंट देयर विल बी नो, नो की जगह यस हो सकता है कि देयर विल बी नो कैप, नहीं देयर इज कैप, ऐसा भी तो हो सकता है। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? एक्सक्लूडेड, तो नहीं, ये इंक्लूडेड भी तो होता है इस जगह में। तो ये तीन स्टेटमेंट में तीनों का कीवर्ड ये है जिसको हम लोग को पता करना है कि ये सही है या गलत है, जो हमको बताएगा। तो ऑप्शन हो गया बी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी जिनके पास फ्रिज या लैंडलाइन है तो उनको ये चीज नहीं मिला जाएगा, मतलब आयुष्मान भारत का लाभ नहीं उठा सकते वो। उसके अलावा उनको नो, मतलब इस जो फैमिली का कोई कैपिंग नहीं है कि सबके ऊपर, चाहे वो वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, या कि सबके ऊपर सबको 5 लाख तक का जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके अलावा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है जो गवर्नमेंट 100% उसको पे करती है, बट जो स्पॉन्सर्ड होता है वो जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में अपने रेशियो के हिसाब से वो लोग अपना, या तो 60-90, या तो 60-40, या तो यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट में 90-10, मैंने इस तरह का कुछ कुछ करके वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। तो इसलिए ऑप्शन बी हो गया सही, जिसके साथ तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज के जो करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू एनालिसिस है इसको हम एंड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सारी जो एनालिसिस है बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपके जो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बूस्ट कर पा रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसी साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।